डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। तो हम लोगों ने यहां पर फर्स्ट ग्राफ की बात की, अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। ये थोड़ा सा बीच में लाइन ड्रॉ करके चलो ताकि दोनों सेपरेट रहे, पता चला दोनों होच कोच हो गए। सेकंड ग्राफ क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। कैसा ग्राफ होगा? फॉर्मूला देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में हो। ये तो इंटीग्रेटेड रेट लो है, ये डिफरेंशियल रेट लो जो कि ग्राफ बना चुके हैं। ये रहा AT इज इक्वल्स टू नथिंग बट इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द e टू द पावर माइनस KT। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब क्या? मतलब ये कि AT that is concentration of reactant is nothing but initial concentration of the reactant into e to the power minus KT into e to the power minus KT। बात समझ रहे हो? into e to the power minus KT। मतलब क्या कि टाइम के साथ साथ में हमको पता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। अब तो हमारे पास में मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, हम ये बता सकते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती है। सही बात है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, यह भी सही बात है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यही तो आ रहा है, एक्सपोनेंशियली फॉर्मूला आ रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। अब डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियली में भी डाउट उठ जाता है। कैसे? क्या वो ऐसे आएगा टच करता हुआ, या फिर मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, या फिर ऊपर से इनफाइनाइट से आ रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू है। जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया वो उसकी फाइनाइट वैल्यू यहां पर टच करवा दी मैंने, एक के अंदर तो मैंने टच करवा दिया यहां पर, और दूसरे ग्राफ को टच नहीं करवाया। इनफाइनाइट से ला रहा हूं, ये देखो कहां से ला रहा हूं, इनफाइनाइट से ला रहा हूं, यहां से वो ऊपर से चला आ रहा है, वो ऊपर से चला आ रहा है। तो क्या कौन सा ग्राफ सही होगा? क्या वो टच करेगा वाई एक्सिस को या टच नहीं करेगा? क्वेश्चन ये उठता है। ये तो आप लोगों को पता चल गया बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला कि मेरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाली है विद टाइम, टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होने वाली है, वो भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होने वाली है। स्टिल देयर इज इक्वेशन कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही, बहुत अच्छी बात है, बट क्या वो फाइनाइट वैल्यू को रखते हुए डिक्रीज हो रही है या फिर ऊपर से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है? तो इस तरीके की चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना है बॉस। यहां पर देखो प्रॉब्लम कहां है? t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी ओरिजिन में, प्रॉब्लम यहां आई है ओरिजिन में कि वो 0 टाइम पर कहीं ना कहीं टच करेगा या इनफाइनाइट होगा। देखो एक तो कॉमन सेंस से आंसर निकालते हैं। कॉमन सेंस से कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वाई एक्सिस पर, मतलब AT, मतलब AT है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम है, T। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि जब 0 टाइम हो गया था, मींस जब 0 टाइम है तो मेरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है? यानी उसको टच करेगा या फिर इनफाइनाइट से आ रहा होगा? टच करेगा मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रखेगा, 2 मोलर, 1 मोलर, 5 मोलर या फिर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर टच नहीं करता है मींस वो इनफाइनाइट वैल्यू रखता है। तो क्वेश्चन तो यही है कि टच करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले हम जाते हैं कॉमन सेंस पर। क्या कहता है कॉमन सेंस? कि सर 0 टाइम है, इनिशियल टाइम है, मतलब रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आप
इनफाइनाइट कंसंट्रेशन लेके चलते हो क्या, या फिर कुछ वैल्यू लिख करके चलते हो कि मैंने 2 मोलर लिया है या फिर 5 मोलर लिया है या फिर x मोलर लिया है। डियर स्टूडेंट, कभी भी आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवा लो, कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करवा लो, आप कुछ फाइनाइट वैल्यू लेकर के ही चलोगे, चाहे 100 मोलर हो चाहे 1000 मोलर हो, बट यू हैव टू टेक ए फाइनाइट वैल्यू। अरे इनफाइनाइट का मतलब कितना होगा, कितनी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन लेकर के चलोगे, एक पता तो होगा ना आपको कि भाई हाँ इतनी वैल्यू की कंसंट्रेशन लेकर के चल रहा हूं मैं। तो t0 टाइम पर मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक फाइनाइट वैल्यू को शो करती है। किसको शो करती है, फाइनाइट वैल्यू को शो करती है। तो मतलब यहां से मेरा आंसर आ गया कि भाई नहीं, मेरा इनफाइनाइट से शुरू होकर के नहीं आने वाला है, इनफाइनाइट से शुरू होकर के ग्राफ नहीं आने वाला है, ग्राफ आएगा विद फाइनाइट और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। बात तो पहले हो चुकी है कि भाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है क्योंकि फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल आ रहा है फॉर्मूले में e टू द पावर आ रहा है। तो ये तो कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है अपना कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना है, बट कैसे डिक्रीज होना है, विद ए फाइनाइट नंबर और विद ए इनफाइनाइट नंबर। तो क्योंकि शुरू के अंदर हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं स्मॉल a, मैंने कभी नहीं बोला कि आप इनफाइनाइट कंसंट्रेशन लोगे, कि आप इनफाइनाइट कंसंट्रेशन लोगे, ऐसा शब्द मैंने कभी यूज नहीं किया अभी तक। मैंने कहा t0 टाइम पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन स्मॉल a है, और ये नहीं बोला मैंने कि स्मॉल a इनफाइनाइट है। अब वो स्मॉल a आपका कितना भी हो सकता है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, इट कैन बी एनीथिंग। फाइनाइट वैल्यू के साथ में हो सकता है, बट इनफाइनाइट नहीं होगा। दैट मीन्स मेरा जो ये येलो कलर का जो ग्राफ है वो नहीं होगा, ओनली व्हाइट कलर का ग्राफ आएगा। तो आप इसको रिमूव कर दो, क्या दिक्कत है, आप इसको रिमूव कर दो। ओके, तो हमारे पास में केवल और केवल एक ही ग्राफ है। वाई एक्सिस पर जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हो, एक्स एक्सिस पर जब आप टाइम लेते हो, तो विद डिक्रीजिंग, क्योंकि आगे चल करके भी क्वेश्चन उठ सकता है कि सर इसको आगे जाकर के एक्स एक्सिस पर टच करवाना कि नहीं करवाना है। तो नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि मेरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर जो भी हायर ऑर्डर की काइनेटिक्स है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ में कंसंट्रेशन जरूर डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, बट हम एक नोट डाल करके 3 स्टार के साथ में लिखते हैं उस चीज को कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हायर ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या 3/2 और वाट एवर द ऑर्डर इज देयर, बट हायर ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हायर ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, अपनी लाइफ में खत्म नहीं होती वो। मतलब ये कि सारा का सारा रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा हुआ है, चाहे आप कितने टाइम पर चले जाओ। तो आप जब तक एक फाइनाइट वैल्यू के साथ में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तब तक तो आपको टच नहीं करवाना है। और इनफाइनाइट के लिए क्या करते हैं हम, पैरेलल कर देते हैं क्या करते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं विद ए फाइनाइट वैल्यू, ये तो पता चल गया। और जो ये फाइनाइट वैल्यू है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि 0 टाइम पर मेरी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A0 है। वो कितनी है, A0 है। ओके, अब क्योंकि फाइनाइट वैल्यू के साथ में डिक्रीज हो रहा है और हमको इसको टच नहीं करवाना है, एक्स एक्सिस को, उसके पैरेलल चलना है, तो क्या बोलेंगे, ये लो साहब आपका ग्राफ।
exponentially decrease with a finite value, that finite value that represent the initial concentration. क्योंकि x एक्सिस पर टच नहीं करेंगे तो पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो पैरेलल ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के, तो दैट इज द ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A वर्सेस टाइम t के बीच। क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, इस वजह से मैंने यहां पर नीचे टच नहीं करवाया। बाकी जिस दिन आपकी इच्छा हो आप टच करवा लेना, जिस दिन आपका मूड हो कि नहीं सर क्वेश्चन आज गलत करना है, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। और घबराने की नीड है ही नहीं अपन को। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन में वो भी नहीं जाता बेचारा एग्जामिनर भी, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि जो ऑप्शन दे रहा हूं उसी में निबट जाएंगे, तो और कॉम्प्लिकेटेड क्यों होना है। या तो वो लीनियरली डिक्रीज करवाएगा या फिर पैराबोलिक या फिर मतलब इनफाइनाइट वैल्यू के साथ में, बट वो कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं देगा। दो चीजें मीन्स ऐसा ग्राफ दो जगह नहीं देगा, मतलब दो ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। या तो इंक्रीज करता हुआ, और इंक्रीज करता हुआ ग्राफ तो पहले से ही कैंसिल आउट कर देना, पहले से ही कैंसिल कर देना, उस ऑप्शन को पहले से ही एलिमिनेट कर देना। जो बचेगा ऑप्शन, उसमें आप ये देखना है कि कौन सा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो वो घबराने की जरूरत है ही नहीं कि ऐसे दो ग्राफ वो नहीं देगा जिसमें एक फाइनाइट होगा और एक इनफाइनाइट होगा, एक में टच करवाएगा और एक में टच नहीं करवाएगा। ये तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से ग्राफिकल स्टडी करनी है आपको विद ए फाइनाइट नंबर। इंटरव्यू में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, वाई या फिर कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर आप इंटरव्यू फाइट करते हो, उसके अंदर पूछ सकता है कि साहब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, हमको भी पता है, आप तो ये बताइए कि वो फाइनाइट वैल्यू के साथ में आ रहा है या इनफाइनाइट वैल्यू के साथ में आ रहा है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं लपेटे में लाने के लिए वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, और वाजिब है उनका पूछना, वाजिब है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग भी आपके जैसे आपसे ज़्यादा दौड़ता है। तो इसलिए सचेत होकर के चलो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ओके, बात करें नेक्स्ट ग्राफ की। ओके, अब हाँ, यहां पर क्या कि जब आपको या तो ग्राफ पूछ लेगा क्वेश्चन में, या फिर ग्राफ देख करके वो बोल देगा कि इस रिएक्शन के लिए आपको इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? ग्राफ से। बस कुछ नहीं, जहां पर वो फाइनाइट को टच करवा रखा होगा वही उसकी यहां से लेकर के यहां तक ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। किसकी? रिएक्टेंट की। किसकी? रिएक्टेंट की। बात करें आगे, नेक्स्ट ग्राफ पर मूव करो। रेट वर्सेस टाइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ इज दिस वन। क्यों पूछता है? अभी तक पूछा नहीं गया, अब पूछ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है इसका। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, नोट करो, रेट वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर मैंने कंसंट्रेशन नहीं ली, मैंने टाइम लिया है। क्या लिया? टाइम लिया है। जैसे आप लोग लेते हो ना टाइम स्टडी करने में, वैसे मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर जो चल रहा है बेचारा रेट। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो चीजें इजी हो जाती है अपने लिए। क्यों इजी हो जाती है? क्योंकि देखो, हमको पता है कि रेट जो होता है दैट इज नथिंग बट के इंटू ए। इस वाले इक्वेशन से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरी जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। मींस कंसंट्रेशन चेंज तो मेरी रेट चेंज। अगर हायर कंसंट्रेशन आई हुई है तो हायर वैल्यू है रेट की, लोअर कंसंट्रेशन है तो लोअर वैल्यू है। यहां से अपन को साफ पता चल रहा है।
यहां से अपन को क्लियरली पता चल रहा है। नेक्स्ट चीज ये कि क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ में अपनी जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था पिछला वाला, जस्ट पिछला वाला, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और अभी पूछा रेट वर्सेस टाइम। क्योंकि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के चेंज होने पर मेरी रेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवाता हूं तो मेरी रेट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और अगर मैं कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखता हूं तो मेरी रेट वैसे की वैसी रहती है। और मेरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जा रही है। तो ये तो पता चल गया कि ये जो ग्राफ आने वाला है कौन सा, ये वाला रेट वर्सेस टाइम का, वो डिक्रीज आने वाला है। कैसा आने वाला है, डिक्रीज होने वाला। मतलब क्योंकि मेरी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होती जाती है, वो टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होती है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मेरी रेट भी डिक्रीज होगी क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड है और मेरी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है। तो क्योंकि मेरा ग्राफ रेट वर्सेस टाइम का है और रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि रेट वर्सेस टाइम का जो भी ग्राफ आएगा वो डिक्रीज होता हुआ आएगा। तो जिस ग्राफ में भी आपको रेट और टाइम के बीच में ग्राफ पूछा हुआ हो और इंक्रीज करता हुआ आए तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर ही बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट पिछला वाले ग्राफ से पहले वाले ग्राफ में हमने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बात की है, तो वहां पर तो इंक्रीज होता हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं रेट वर्सेस टाइम की, तो ग्राफ पहले ध्यान से पढ़ लेना उस क्वेश्चन को कि किसके बारे में बात कर रहा है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है या फिर रेट वर्सेस टाइम के बीच में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो इंक्रीज होता हुआ और अगर रेट वर्सेस टाइम है तो डिक्रीज होता हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है और क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ में डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मेरी रेट और टाइम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो एक डिक्रीज होता हुआ ग्राफ प्लॉट करूंगा। कैसा ग्राफ प्लॉट करूंगा? डिक्रीज होता हुआ ग्राफ प्लॉट करूंगा। बात समझ रहे हो मेरी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जिस ऑप्शन में भी आपको रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ इंक्रीज होता हुआ दिखे उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। उसके बाद में देखो कि डिक्रीज हो रहा है, ये एक तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको एलिमिनेट करो और एक जो कांस्टेंट रख रखा हो, क्योंकि कांस्टेंट भी नहीं रहने वाली, मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहां रहती है? डिक्रीज होती है। तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज तो ऑब्वियसली रेट भी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली रेट भी डिक्रीज होगी। तो जहां पर कांस्टेंट हो, जहां पर इंक्रीज करता हुआ बताया हुआ हो, उन ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करो। उसके बाद में यह देखो कि किसमें रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ डिक्रीज होता हुआ है। अब वहां पर भी दो जगह फंसा सकता है आपको कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ या तो लीनियरली दे दे
या एक्सपोनेंशियली दे दे या फिर पैराबोलिक टाइप कर दे दे तो वो ज़्यादा कंफ्यूज और कर देता है। तो वहाँ पर भी आपको नीड नहीं है कंफ्यूज होने की। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्रगुजार करो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मेरी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में डिक्रीज होता है वैसे वैसे मेरी रेट भी टाइम के साथ में डिक्रीज होगी। वैसे वैसे रेट भी टाइम के साथ में डिक्रीज होगी। इंक्रीज ना हो तो वैसे भी नहीं होनी है, कांस्टेंट वैसे भी नहीं रहना है। अब डिक्रीज होगा तो कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली या लीनियरली या पैराबोलिक। देख लेते हैं। क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होता है। और कैसे डिक्रीज होता है देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और रेट मेरी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कंप्लीटली, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हुआ तो रेट क्यों नहीं करेगी? रेट भी डिक्रीज करेगी। वो भी कैसे? जैसे कंसंट्रेशन ने डिक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स जो मेरा ग्राफ आएगा वो भी सिमिलर एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का आएगा। तो मेरे को यहां पर यही चीज समझानी थी, यही कांस्टेंट मतलब सॉरी तो यहां पर वापस से फाइनाइट वैल्यू के साथ में डिक्रीज होता हुआ एक्सपोनेंशियली ग्राफ और विद पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टच नहीं करवाया मैंने, पैरेलल है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि मेरी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होती है तो रेट भी डिक्रीज होगी। डिपेंड तो करती है। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ में। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। और क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था तो मेरी रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो दैट इज योर ग्राफ फॉर द रेट वर्सेस टाइम। अब एक और चीज देखो यहां पर जो मैं बताना चाहता हूं। अब ग्राफ में क्या होता है कि वो जब क्वेश्चन पूछता है ना तो सीधी सीधी चीजें नहीं देता। वो आदत है एग्जामिनर की, सीधी चीजें दी तो स्टूडेंट कर लेगा। वो चाहता है स्टूडेंट करे बट घुमा करके लाना चाहता है स्टूडेंट को। या तो वो ग्राफ रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रेट वर्सेज टाइम के बीच में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या देता है पता है? वो देता है रेट ना लिख करके वो लिख देता है माइनस dA/dt। क्या लिख देता है? माइनस dA/dt। यहां पर रेट ना लिख करके y एक्सिस पर क्या लिखेगा? माइनस dA/dt। वेट अ सेकंड, क्या नहीं लिखेगा? क्या लिखेगा वो? माइनस dA/dt। और हमको पता है माइनस dA/dt लिखे या रेट लिखे सेम है। तो एग्जामिनर घुमाना चाहे, घूमना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं रेट वर्सेस टाइम दे, क्योंकि हम लोग रेट को माइनस dA/dt बोलते हुए आए हैं। रेट को माइनस dA/dt बोलते हुए आए हैं। इस वजह से चाहे वो रेट दे दे चाहे वो माइनस dA/dt दे दे, गेम सेम होने वाला है। मतलब ग्राफ सेम होने वाला है। तो माइनस dA/dt को रेट कहां बोला है ये भी देख लो, ये रहा। तो
तभी तो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के बाद में उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मतलब सिंपल फॉर्मूले, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले तो अपन पढ़ते भी नहीं, तो उनको सबको एक जगह लिख लिया था, एक जगह लिख करके आगे बढ़ गए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा था कि रेट जो है वो माइनस डी ए बाई डी टी ही है, तो आपको ग्राफ में रेट बोले या माइनस डी ए बाई डी टी बोले, सेम चीज आनी है। ओके, एक और चीज रह गई अपनी वो क्या, जिसमें हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए मेरे टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन के आती है, अपॉन के आता है। दैट मीन्स मेरा टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना इंक्रीज करवा लूं एक्स एक्सिस पर, मेरे टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर विच रिएक्शन? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के साथ साथ में मेरा टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा टी हाफ हमेशा और हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रखता है। दैट मीन्स जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। बट क्या उसका टी हाफ नहीं होगा क्या? ऐसा तो नहीं कि भाई आप जीरो ही कर दो उसको पूरा ही, ऐसा तो नहीं कर सकते अपन कि जीरो ही कर दो, तो विद सम वैल्यू इट इज जस्ट ए कांस्टेंट। तो इन ग्राफिकल स्टडी के साथ में आपका जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है डियर स्टूडेंट, वो खत्म होता है। यहां पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई कि जो रेट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका क्या रिलेशन होता है ये रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। कैसे रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हो, दैट मीन्स ये तो पता है कि भाई कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होनी है, बट कैसा ग्राफ आएगा? लीनियरली ग्राफ आएगा या फिर एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा? तो ये हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूले में देख के आ चुके हैं। तो वी डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस वन कि ग्राफ किसके बारे में पूछा हुआ। समझ रहे हो? एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ध्यान से पढ़ा हुआ है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसके बाद हमने बात की थी कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्योंकि रेट मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है तो रेट ने क्या बिगाड़ा? मेरी रेट भी टाइम के साथ साथ में डिक्रीज करती है, वो भी एक्सपोनेंशियली, इस तरीके से फाइनाइट वैल्यू के साथ में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई? उसके बाद में हमने बात की थी टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्मूले में मेरा टी हाफ कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इस वजह से क्या लिखा? 0.693 अपॉन के। इनिशियल कंसंट्रेशन भी नहीं है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कोई टर्म नहीं है। दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, मेरा टी हाफ तो वैसे भी सेम आने वाला है। मेरा टी हाफ तो वैसे भी सेम आने वाला। और मैंने जब अपना टी हाफ चल रहा था तो वहां पर एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि रिएक्शन थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था।
आपने एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें यह बात हुई थी कि अलग अलग कंसंट्रेशन है, कोई 0.5 है, कभी 1 मोलर है, कभी 0.75 मोलर है, कभी 2 मोलर है। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11, 12 जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।